हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंब के रे डायग्राम यानी किरण आरेख डिस्कस किए थे। आई होप आपको किरण आरेख समझ में आए होंगे। आज हम जो है इसके कुछ जो यूजेस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ यानी कॉन्केव मिरर के यूजेस देखेंगे, साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर के को डिस्कस करेंगे यानी उसकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। अब हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में, यानी अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अवतल दर्पण का उपयोग एज अ शेविंग मिरर भी किया जाता है, यानी शेव करने के लिए जिस मिरर का उपयोग किया जाता है वह आपका अवतल दर्पण है। ठीक है। अब जैसे कि हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, हमने क्या देखा था, हमने रे डायग्राम्स देखे थे। अब यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, क्या देखा था कि अगर आप वस्तु को दर्पण के बेहद पास रखें यानी पोल और फोकस के बीच में रखें, तो आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वस्तु का वो बड़ा होता है, आभासी होता है, ठीक है, और सीधा भी होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज जो है शेविंग मिरर में किया जाता है। शेविंग मिरर जो होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, शेव करना है। तो अच्छी तरीके से शेव हो तो आपको जो है आपके जो आपका फेस है उसका अच्छा व्यू दिखना चाहिए, तभी आप शेविंग अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है, ताकि हम चेहरे को उस मिरर के पास रखें, कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण के पास रखें, और हमारे चेहरे का जो व्यू है, ठीक है, जहाँ पे हमें शेविंग करनी है वो काफी बड़ा आए और हम अच्छे से शेविंग कर पाए, अच्छे से शेव हो पाए। इसलिए हम इसे एज अ शेविंग मिरर के तौर पर यूज करते हैं। इसके साथ साथ कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग एज अ मिरर या मेकअप मिरर, ठीक है, मेकअप करने के लिए के रूप में भी किया जाता है। यानी मेकअप करने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वह आपका अवतल दर्पण है यानी कॉन्केव मिरर है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ताकि आपका मेकअप प्रॉपरली लगे, ठीक है, आपका मेकअप अच्छे से लग जाए, बिल्कुल परफेक्ट लगे, तो आप क्या चाहते हैं, आपका फेस बिल्कुल ठीक तरीके से दिखाए। इसके लिए क्या करते हैं, हम कॉन्केव मिरर लेते हैं, अवतल दर्पण रखते हैं, उसको हम अपने मुंह के पास में रखते हैं, ताकि हमें प्रॉपर हमारे जो चेहरा है उसकी बड़ी इमेज मिले और हम अच्छे से मेकअप कर पाए, यानी जैसे लाइनर अच्छे से लगा पाए, अच्छे से मेकअप कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए हम एज अ मेकअप मिरर या एज अ शेविंग मिरर हम किसे यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण। ठीक है, तो पहला है इसका यूज इन शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में उपयोग किया जाता है, कॉन्केव मिरर आर मोस्टली या मोस्ट कॉमनली यूज एज अ शेविंग मिरर, यानी अवतल दर्पण का उपयोग आमतौर पर उनकी परावर्तक और घुमावदार सतह के कारण शेविंग में किया जाता है, बिकॉज ऑफ देयर रिफ्लेक्टिव एंड कर्व नेचर। अब जैसे क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव है, परावर्तिक है और कर्व है, तो इसीलिए इसका उपयोग जो है एज अ शेविंग मिरर करा जाता है। The concave mirror forms enlarged and erect image of the face when the mirror is held closer to the face during shaving. अब क्या होता है, जब शेविंग के दौरान हम दर्पण को चेहरे के पास रखते हैं, ठीक है, तो अवतल दर्पण चेहरे की बड़ी और सीधी जो है प्रतिबिंब बनाता है। यही कारण है कि जो कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, इसको हम एज अ शेविंग मिरर यूज करते हैं, क्योंकि जब हम इसे अपने चेहरे के पास रखते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे चेहरे का काफी बड़ा
जो है प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हमें जो है शेविंग करने में या मेकअप करने में आसानी होती है। कॉन्केव मिरर यूजेस इन द ओपैथोमोलॉजी मोस्कोप, अवतल दर्पण का उपयोग नेत्र दर्शक के रूप में किया जाता है। अब अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो इसका उपयोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी जो आपके नेत्र दर्शक या जो आपके कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। कॉन्केव मिरर आर यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ophthalmoscope. Ophthalmoscope consists of a concave mirror with a hole in the center. अब अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर आपका ऑप्थेल्मोस्कोप जो होता है उसमें होता है, और उसके जो है उसमें इसका यूज किया जाता है। और ये जो दर्पण होता है इसके बीच में क्या होता है, एक छेद बनाया जाता है, ये छेद किया जाता है। The doctor focuses through small hole from behind the concave mirror while a light beam is directed into the pupil of the patient's eye. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वो इस छोटे से छेद से पीछे से क्या करता है, जो कनकेव मिरर के बीच में छेद है उसके पीछे से वो लाइट बीम जो है व्यक्ति की या पेशेंट की आंख की जो प्यूपल है यानी पुतली है उस पर डालता है। इससे क्या होता है, रेटिना वो देख पाता है और वो आईज को चेक कर पाता है। दिस मेक्स द रेटिना विजिबल एंड मेक्स इट इजी फॉर द डॉक्टर टू चेक। अवतल दर्पण का उपयोग ऑप्थेल्मोस्कोप जैसे ऑप्टिकल उपकरण में किया जाता है। नेत्र दर्शक के केंद्र में एक छोटा छेद के साथ एक अवतल दर्पण होता है। डॉक्टर अवतल दर्पण के पीछे से छोटे से छेद के माध्यम से जो है फोकस, वहां से क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं। जबकि एक प्रकाश किरण रोगी की आंख की पुतली में निर्देशित होती है। इससे रेटिना दिखाई देती है और डॉक्टरों के लिए जांच करना आसान हो जाता है। इसको एज अ एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट में, या जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपके टेलीस्कोप हो गए, ठीक है, दूरदर्शी हो गए, यहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपके कॉन्केव मिरर है उनका उपयोग यहाँ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, वहाँ यहाँ पे इसमें हम ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग। कॉन्केव मिरर्स आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी जो कॉन्केव मिरर होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, इनका उपयोग जो है खगोलीय दूरदर्शी के रूप में किया जाता है। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अ कॉन्केव मिरर ऑफ डायमीटर 5 मीटर्स और मोर इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्टिव। अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी खगोलीय दूरदर्शी में जो है कॉन्केव मिरर जिसका डायमीटर जो है, जिसका व्यास 5 मीटर या उससे अधिक हो, उसको एज एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या अभिदृश्यक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग खगोलीय दूरदर्शी बनाने में भी किया जाता है। एक खगोलीय दूरदर्शी में 5 मीटर या उससे अधिक के व्यास वाले अवतल दर्पण को अभिदृश्यक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम जो है कॉन्केव मिरर का जो है उपयोग हेडलाइट में भी करते हैं। हेडलाइट हो गया आपके जो टॉर्च होते हैं वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो आपका लाइट सोर्स है यानी जो बल्ब है उसको जो है इसके फोकस पे रखा जाता है। अब आप ये जानते हैं कि अगर हम जो है ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के फोकस में रखते हैं तो इससे जो इमेज बनती है, ठीक है, जो इससे इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है। तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया जाता है। टॉर्च में जो आपका रिफ्लेक्टर होता है वो कॉन्केव मिरर ही होता है, अवतल दर्पण ही होता है। अब क्या किया जाता है, अवतल दर्पण के जो ये आपका टॉर्च में जो रिफ्लेक्टर है या हेडलाइट का जो रिफ्लेक्टर है
उसके जो कॉनकेव मिरर है, जो उसका रिफ्लेक्टर है, उसके फोकस में क्या किया जाता है, बल्ब रखा जाता है। ठीक है, बल्ब रखा जाता है। अब जैसे कि हमने क्या पढ़ा है कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट हो तो इन्फिनिटी पे क्या बनती है, अनंत पे क्या बनती है, इमेज, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे बल्ब रख देते हैं, फोकस पे बल्ब रखा तो क्या हुआ, उसकी रोशनी जो है, उसका जो प्रकाश की किरणें जो उससे आ रही हैं वो दर्पण पे पड़ेंगी। दर्पण पे पड़ेंगी तो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बीम, यानी जो लाइट है, लाइट की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीम प्रोड्यूस होगी जो कि आपस में पैरेलल है, जिसके कारण हम जो है दूर तक की वस्तुओं को देख पाए। तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया जाता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर है जो कि रिफ्लेक्टर का काम करता है आपके हेडलाइट्स में और टॉर्च में। अब इसके फोकस में हम क्या रख देते हैं, बल्ब रख देते हैं। बल्ब क्या करता है, बल्ब लाइट को एमिट करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अब ये अनंत प्रकाश की किरणें उत्सर्जित करता है और ये सारी किरणें जो है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण पे पड़ती है। अवतल दर्पण पे पड़ने के बाद ये जो है स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये जो स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम्स होती हैं ये बहुत दूरी तक चल सकती है, जिस कारण बहुत दूरी तक रखी हुई वस्तुओं को भी हम देख पाते। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कॉनकेव मिरर का जो यूज हो रहा है वो लाइट की स्ट्रॉन्ग बीम को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। कॉनकेव मिरर यूज्ड इन हेडलाइट्स। हेडलाइट में प्रयुक्त अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर आर वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड मोटर व्हीकल्स, हेडलाइट, टॉर्च लाइट, रेलवे इंजन एक्सेट्रा एज रिफ्लेक्टर। यानी जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग या उसका व्यापक उपयोग जो है वाहनों में, जो आपके मोटर वाहन हैं उनमें हेडलाइट के तौर पे, टॉर्च पे, हेडलाइट के टॉर्च में लाइट के तौर पे, या जो आपके रेलवे के जो इंजन होते हैं वहां इनका उपयोग किया जाता है रिफ्लेक्टर के तौर पे। द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द मिरर। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो लाइट सोर्स है यानी प्रकाश का जो स्रोत है उसे दर्पण के फोकस पे रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है, दर्पण के फोकस पे। So after reflecting, the light rays travel over a huge distance, a parallel light beams of high intensity. तो इससे क्या होता है कि जो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जो कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण जो आपने लगाया है और जिसके फोकस में आपने लाइट सोर्स को रखा है, ये अवतल दर्पण क्या करता है, इस फोकस में रखे हुए बल्ब के प्रकाश को इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ज्यादा तीव्रता की जो है समानांतर किरणें मिलती हैं जो काफी दूरी तक जा पाती हैं और हम बहुत दूरी तक रखी हुई वस्तुओं को देख पाते हैं। अवतल दर्पण व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल और मोटर वाहनों में हेडलाइट, टॉर्च लाइट, रेलवे इंजन आदि में रिफ्लेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रकाश स्रोत को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, इसलिए प्रकाश किरणें परावर्तित होने के बाद उच्च तीव्रता के समानांतर प्रकाश पुंज के रूप में एक बड़ी दूरी तक यात्रा करती है। इसी तरीके से जो आपके कॉनकेव मिरर होते हैं या कॉनकेव रिफ्लेक्टर होते हैं, इनका उपयोग जो है सौर भट्टियों में भी किया जाता है। अब सौर भट्टी यानी सोलर फर्नेस के बारे में आप जानते हैं कि सौर भट्टियों का उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है और यहाँ पर हम सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं खाने को बनाने के लिए। तो आपका जो सोलर कुकर्स होते हैं वो कुछ आपके इस तरीके के होते हैं, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ये आपका क्या है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका एक यहाँ पे ऐसे इस तरीके से जो है इसका अरेंजमेंट किया जाता है कि जो भी आपको बनाना है, जैसे मान लीजिए आपको चावल बनाना है, ठीक है, भात बनाना है, चावल बनाने हैं, आप उसे कुकर में रखेंगे। कुकर को इस तरीके से रखा जाता है यहाँ पे कि वो रिफ्लेक्टर के फोकस पे हो।
अब आप ये जानते हैं कि जो किरणें हैं वो कहाँ से आ रही है, सूर्य से, और सूर्य जो है बहुत दूरी पर है, अनंत दूरी पर है। अब सूर्य से किरणें आ रही हैं तो किरणें कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, समानांतर किरणें आएंगी। अब ये जब समानांतर किरणें इस कॉन्केव रिफ्लेक्टर या कॉन्केव मिरर या जो आपका अवतल दर्पण है उससे टकराएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और फिर एक बिंदु पर मिलेंगी जिसे हम फोकस कहते हैं। तो इसी कारण क्या किया जाता है कि जो आपका कॉन्केव रिफ्लेक्टर है इसके फोकस में जो है कुकर रखने की जगह बनाई जाती है। अब क्या होता है, जो किरणें यानी सोलर रेडिएशन या जो सूरज की किरणें जो हैं जो रिफ्लेक्टर पे पड़ रही हैं वो रिफ्लेक्टर पे रिफ्लेक्ट होके वो क्या कर जाती हैं, वो जो है जो जहाँ पे आपने कुकर रखा है कुकर में आके सारी की सारी जो बीम है वो मिल जाती है। अब क्या होता है, इस कारण सारे का सारा जो हीट आ रही है, जो ऊष्मा सूर्य से आ रही है वो एक बिंदु पे क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। जिस कारण क्या होता है, जो कुकर में आपने चावल रखे हैं उसको काफी सारी ऊष्मा मिल जाती है और इतनी मिल जाती है कि वो पक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपके जो है सोलर कुकर में कॉन्केव रिफ्लेक्टर का यूज किया जाता है और यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है कि जो कॉन्केव मिरर होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, उनमें जो समानांतर किरणें आती है उनसे टकराती हैं तो वो टकराने के बाद फोकस पे जो है मिलती है। ठीक है, फोकस में मिलती है और उस फोकस पे क्या रखा जाता है, आपका खाना जो बनाना है वो खाना रखा जाता है ताकि सारी की सारी जो किरणें हैं वो वहीं पे मिले और आपका जो कुकर में रखा हुआ जो भी खाना है या बर्तन में जो खाना रखा है वो पक जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपके सोलर फर्नेस होते हैं उसमें कॉन्केव रिफ्लेक्टर या कॉन्केव मिरर जो होता है, अवतल दर्पण होता है, उसका काफी अच्छा उपयोग होता है। Large concave mirrors are used to focus sunlight to produce heat in the solar furnace. यानी बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग सौर भट्टी में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। यानी जो बड़ी बड़ी सोलर भट्टियां होती हैं, सौर भट्टी होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि जो सूर्य का प्रकाश है वो एक जगह केंद्रित हो जाए और हमारा जो खाना है वो बन पाए। ठीक है, क्योंकि एक जगह अगर सूरज का जो प्रकाश है वो केंद्रित होगा तो काफी सारी ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित करेगा जिस कारण जो है हमारा जो खाना है वो पक पाए। They are also used in solar oven to collect a large amount of solar energy in the focus of concave mirror for heating, cooking, melting metals, etc. ताप खाना पकाने, धातुओं को पिघलाने आदि के लिए अवतल दर्पण को फोकस में बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा एकत्र करने के लिए इसका उपयोग सौर ओवन में भी किया जाता है। यानी जो सौर ओवन होते हैं यानी सोलर ओवन होते हैं वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है ताकि जो प्रकाश की जो किरणें हैं जो सूर्य से आ रही हैं उन्हें एक जगह फोकसित किया जाए। ठीक है, और हमें हीट मिले। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। अब अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में जो है उत्तल दर्पण क्या होता है, यह भी एक बड़े जो है दर्पण के गोले का भाग होता है और यहाँ पर जो उभरा हुआ भाग होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह होती है। आप देख सकते हैं ये क्या है, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह आपकी परावर्तक सतह है जो कि उभरी हुई है। और पॉलिश कहाँ किया जाता है, पॉलिश जो है इस सतह पे किया जाता है जो अंदर से यूं कर्व होती है। ठीक है, तो परावर्तक सतह कौन सी होती है, जो उभरी हुई होती है और पॉलिश जो है अंदर की सतह पे किया जाता है। तो जो परावर्तक सतह है यहीं पे सारे परावर्तन होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की यानी कॉन्वेक्स मिरर की तो ये एक प्रकार का जो है आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। इफ द कट पार्ट ऑफ द hollow sphere is painted from inside, then its outer surface becomes the reflecting surface. This kind of mirror is known as convex mirror. खोखले गोले के कटे हुए भाग को यदि अंदर से रंगा जाए
तो उसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी अगर आप क्या करें, एक जो है बड़े दर्पण का गोला है उसे काटें और फिर उसकी जो है अंदर वाली सतह उसमें पेंट कर दें, उसे पॉलिश कर दें, तो उसकी जो बाहरी सतह है वो परावर्तक सतह बन जाती है। यानी जहां से क्या होता है, परावर्तन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की विशेषताओं के बारे में। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की विशेषताओं के बारे में। तो उत्तल दर्पण जो है वो डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, यानी अपसारी जो है अपसारी दर्पण भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये इस प्रकार का जो दर्पण होता है, इस पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती है, यानी वो बिखर जाती है। ठीक है, वो एक जगह मिलती नहीं, वो बिखर जाती है, इस कारण इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण में हर एक केस में आपको वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी, यानी आभासी, सीधा और छोटे। ठीक है, इसी के अनुसार इसका जो है उपयोग जो है आपके जो वाहनों में किया जाता है, ताकि एक बड़ा व्यू आपको दिखाए। ठीक है, तो हर केस में यहाँ पे वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही मिलेगी, चाहे आप वस्तु को दर्पण के बेहद करीब रखें, चाहे वस्तु को बेहद दूर रखें। ठीक है, अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, as this mirror diverges light rays when strike its reflecting surface। यानी एक उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है जब वे इसके परावर्तक सतह से टकराती है। यानी इसको क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, जो प्रकाश की किरणें इसकी सतह पर पड़ती हैं उसे बिखेर देती है, या क्या कर देती है, अपसरित कर देती है। Virtual, erect and diminished images are formed by convex mirror irrespective of distance between object and the mirror। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी के बावजूद आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण के साथ बनता है। यानी जब भी हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में हमेशा आपको आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं रूल्स के बारे में, यानी वो रूल्स जिसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाएंगे, किरण आरेख बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर में, यानी उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पे आपके पास 4 फिगर है, इन्हीं के अनुसार आपका जो है रे डायग्राम बनेगा। पहले आप एक इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जो है एक उत्तल दर्पण है, और आप ये जानते हैं उत्तल दर्पण में जो उभरी हुई सतह है वो क्या होती है, परावर्तक सतह होती है, और अंदर वाली सतह में पॉलिश किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्रकाश की किरण जो है दर्पण पे पड़ रही है, ये प्रकाश की किरण बेहद दूरी से आ रही है, तो ये क्या है, हमारा जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर है। ये क्या करती है, एक बिंदु पे टकराती है, टकराने के बाद ये जो है बिखर जाती है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, इसकी रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या होता है, ये तो बिखर गई, लेकिन अगर हम ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको अगर दर्पण के पीछे इस तरीके से इंक्रीज करें, तो ये हमें फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती। तो ये इसका पहला रूल है। जैसे कि हमने बात की थी कि ये अपसारी दर्पण होता है, यानी इस पे पड़ने वाली समानांतर किरणें बिखर जाती हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वह किरण जो कि उत्तल दर्पण पे पड़ती है और मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है या बिखर जाती है, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो किरण है, जो परावर्तित किरण है, ये फोकस से आ रही है। सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल की अगर ये है कि आपके पास कोई अपतित किरण है जो उत्तल दर्पण पे पड़ रही है। अब ये जो अपतित किरण है या इंसिडेंट रे है, ये कुछ इस तरीके से पड़ रही है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पे जाएगी।
परावर्तन के बाद ऐसी किरण वापस उसी पथ से चली जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है जिस पथ से वो आई। ठीक है, तो बी जो है, बी में आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे है, अपतित किरण है, वो पड़ी, वो इस तरीके से पड़ी कि उसका जो पथ है वो कहाँ तक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र तक। अब वो रिफ्लेक्ट हुई, एक बिंदु पर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके वो उसी पथ से वापस चली। नेक्स्ट सी जो है, सी फिगर जो है, कि हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है वो उस किरण की हो रही है जो कि इस तरीके से पड़ रही है मानो वो फोकस की ओर जा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपतित किरण है वो ऐसा लग रहा है कि वो फोकस की तरफ जा रही है। ठीक है, पड़ी, ऐसा लग रहा है फोकस की तरफ जा रही, लेकिन वो फोकस की तरफ नहीं गई, वो क्या हुआ, यहाँ पे परावर्तित होके जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी किरण है जो कि ऐसा लग रहा है कि फोकस की ओर जा रही है, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी फिगर की। तो डी फिगर में आपसे ये कहा गया है कि अगर कोई किरण पोल पे यानी ध्रुव पे पड़ती है, ठीक है, और किसी एंगल के साथ जो है मुख्य अक्ष के साथ कोई एंगल बनाती है और उसके साथ पोल पे टकराती है, पोल से या ध्रुव से टकराने के बाद वो क्या करती है, वो परावर्तित हो जाती है और मुख्य अक्ष के साथ जो है रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है, एंगल आर, और यहाँ पे जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, तो यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी वह किरण जो पोल से टकराती है वह क्या करती है, मुख्य अक्ष के नीचे से वो परावर्तित हो जाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रे डायग्राम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब हम वस्तु को अनंत और पोल के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी वस्तु है बी ए। अब इससे तो अनंत किरणें निकलेंगी, लेकिन हम दो ही किरणें लेते हैं। एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समानांतर ली जो कि डी बिंदु से टकरा के बिखर गई। दूसरी हमने ऐसी ली कि जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो वक्रता केंद्र है उससे पास हो जाए। अब वो क्या होता है, वो एक बिंदु पे दर्पण पे टकराती है और वापस हो जाती है। अब अगर हम इनको जो है आगे एक्सटेंड करते हैं यानी दर्पण के पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो हमें ये एक बिंदु पे यानी बी डैश बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी जो कि है बी डैश ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये आपका रे डायग्राम है। यहाँ पे आप दो ही रेज लेंगे, एक आपकी जो है मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, दूसरी आपकी वक्रता केंद्र से पास होती हुई प्रतीत होगी जो कि अपने पथ से ही लौट जाए। तो ये आपका क्या है, किरण आरेख। तो सबसे पहले कि वस्तु की पोजीशन या वस्तु की स्थिति क्या है। तो वस्तु की स्थिति जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में। ठीक है, अब इमेज की पोजीशन देखें यानी प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, आप देख सकते हैं दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे, तो आप लिखेंगे बिहाइंड मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो आप लिखेंगे दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ये क्या हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब का नेचर यानी प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, दर्पण के पीछे है यानी आभासी प्रतिबिंब है,
आप देख सकते हैं वस्तु के आकार से छोटा है और सीधा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी, छोटा और सीधा। तो ये केस है जब वस्तु को पोल और अनंत के बीच में रखा जाए। ठीक है, तो आपको कहां पे मिलती है इमेज, फोकस और पोल के बीच। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हम वस्तु को अनंत दूरी पे रखते हैं, तो अनंत दूरी पे रखी हुई वस्तुओं से जो किरणें आएंगी वो क्या होंगी, समानांतर होंगी। ठीक है, फिर वो टकराएंगी, दर्पण से टकराएंगी। ठीक है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं डी बिंदु से टकराई और रिफ्लेक्ट हो। अब इस जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, इसे अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो किरण है वो फोकस से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो आपकी फोकस पे बनेगी। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगी, यानी आभासी होगा, और छोटा होगा यानी पॉइंट साइज होगा। तो वस्तु की स्थिति क्या है, एट इंफिनिटी यानी अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, बिहाइंड द मिरर एट द फोकस एफ, यानी दर्पण के पीछे फोकस पर। और अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब कैसा है, वर्चुअल, पॉइंट साइज और इरेक्ट, यानी आभासी, बिंदु के आकार का और सीधा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है कॉन्वेक्स जो मिरर है यानी उत्तल दर्पण है, इसमें आपके पास दो ही किरण आरेख है। पहला जब पोल और अनंत के बीच में है, दूसरा जब अनंत में है वस्तु। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने ये जाना कि जो आपका कॉन्केव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है, उसके कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, क्यों हम इसका उपयोग एज अ शेविंग मिरर यानी शेविंग करने के लिए दर्पण के उपयोग में, या जो है आपका जो मेकअप मिरर है उसके तौर पे इसे क्यों यूज किया जाता है। इसके साथ साथ हमने कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के बारे में समझा, उसके कुछ रे डायग्राम देखे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। जितने भी आपको रे डायग्राम हमने बताए हैं उनको आपको क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी। ठीक है, आपको लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करनी है। जो भी इसके नेचर है, इसकी जो भी वस्तु की पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, और जो प्रतिबिंब का जो नेचर है वो क्या है, ये सब कुछ आपको जो है प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको आती है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।